बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका से। आज एक बार फिर हम अपने दोस्तों, बहन भाइयों और जितने हमारे चाहने वाले हैं उनकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। रोज की तरह आज भी मेरे मेहमान और मेरे तजिया निगार, इंटरनेशनल तजिया निगार मोहम्मद खालिद इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी खुशी हो रही है उनका खूबसूरत चेहरा देख के। तो आज हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और पूरी दुनिया में जितने भी हमारे बहन भाई हमें देख रहे हैं उन सबको ये कहेंगे कि हमारा चैनल वॉच करें, हमारा पेज जो है उसको लाइक करें और इंशाल्लाह हम आपको एक से बढ़कर एक स्टोरियां भी देंगे, ब्रेकिंग न्यूज भी देंगे और आपको खबरें भी देंगे। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ, हम स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा हम आपको पंजाबी में थोड़ा एक खूबसूरत सा दही मंजर जो है, जो हमारा आज से 30-40 साल पीछे चले जाएं तो वो पंजाबी में हम आपको पेश करते हैं जी। बूढ़े बूढ़े दर सन, निके निके घर सन, ना टेलीफोन सी कितना सकून सी, बिजली ना गैस सी ना ही कोल कैश सी, घर घर दाने सन कमले सियाने सन, चोरी ना चकारी सी खुलेआम यारी सी, खुली कपास सी पूरा लिबास सी, मियां ना जरदारी सी ना कोई बीमारी सी, लोग दिल वाले सन नूर दे उजाले सन, सुबह उठ जाते सन कम मुक जाते सन, सुर ना संगीत सी प्यार वाले गीत सी, टप्पे ते माइये सन ढोल सिपाहिये सन, खूह दा पानी सी अदब एहतराम सी, बोहड़ दी छावां थले अपनी मावा सन, घर दे सच्चे प्यार सन यारी भी दिलदार सी, पिंड दियां रातां सन जंजां ते बरातां सन, हीर हीर किसी ने सुचियां किसे दा ना डकियां, पिंड पिंड तमाशे सन बुलियां ते हासे सन, खतरा ना खौफ सी ना ही कलाशन खौफ सी, चैन नाल तारे सन रावी दे किनारे सन, वगदा चनाब सी हर किला सैराब सी, हर पासे हरियाली सी किसान दी खुशहाली सी, घर विच घ्यो सी कोलेस्ट्रोल दा भी लो सी, बंद ते सेहतमंद सन ना कोई दौलतमंद सन, हर कोई नेक नाम सी शर्म हया आम सी, थां थां ते मेले सन आण जाण लई ठेले सन, करनैल ते जरनैल सन ना दिलां विच मैल सन, सादगी दा दौर सी निक्का जिहा लाहौर सी, पानी वाले घर सन रेत वाले थड़े सन, घड़ियां ते टास सी मिट जांदी प्यास सी, छत उत्ते सौंदे सन दुख सुख होंदे सन, जंगल दे बेले सन कपड़े चंगे वेले सन, खरां ते खीरे सन लोग भी उदों हीरे सन। ये उस वक्त की बातें हम सुना रहे हैं। थोड़ा और भी आगे चलते हैं। कड़क ते कमाल सी खान दा स्वाद सी, हीर ते रांझा सी चरस ते ना गांजा सी, बम न धमाके सन पुलिस दे न नाके सन, सुते सस्ते जय शौक सन बेरियां ते अमलोक सन, गरीबां लई फरूट सन जामन ते शतूत सन, शहर मुल्तान सी हुस्न कमाल सी, हर दिल शाद सी मंज़िल मुराद सी। ये वो थोड़ा सा हमने पंजाबी में आपको सुनाया, गलबन आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। आपकी पसंद का हम इंतजार करेंगे कि हमने थोड़ा सा आज उर्दू से हट के हमने पंजाबी अपने भाइयों के लिए कुछ पिछले दौर की हमने जो ये थोड़ी सी अपनी कथा जो है वो पेश की है। गलबन आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। आज का प्रोग्राम जो है वो हम दोबारा शुरू करते हैं। अपना जो हमारा सियासी तजिए, खबरें, न्यूज और मुख्तलिफ सारी चीजें होती हैं। तो मेरे इकबाल साहब, मेरे दोस्त, मेरे साथी, आपसे सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान की बदलती हुई तेजी से सूरत हाल जो है वो कुछ उलटती जा रही है। हमने कहा था कि पाकिस्तान में जो है खास तौर पे जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है जिस पे हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम अपने उस प्रोग्राम की तरफ जहां हमने आज आपको
ले चलते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले, ये गालबन आप देख रहे होंगे, ये वो 50 रुपए वाला स्टाम्प पेपर है। ये थोड़ी सी हम आपको उसकी झलक दिखा रहे हैं। ये 50 वाला वो स्टाम्प पेपर है जिसमें मियां नवाज शरीफ के इलाज के लिए लिख कर दिया गया था कि हम अपने इलाज के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, और इसके गारंटर थे पंजाब के साबिक वजीर आला मियां शहबाज शरीफ। उन्होंने लिख के दिया था, बल्कि साइन करके दिए थे, हुकूमत को यकीन दहानी करवाई थी कि मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे सेहतमंद होकर। लेकिन हम इस पे थोड़ी सी बहस करेंगे कि ये वो स्टाम्प पेपर है, गालबन इसको या तो पूरी तरह किसी ने पढ़ा नहीं, या पढ़ा है तो उसके बारे में आज चहमगोइयां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी एक शिक के मुताबिक लिखा हुआ है कि मैं गारंटी देता हूं अगर मियां साहब ना आए तो ये मेरी गारंटी है। तो इसमें शिक लिखी हुई है कि मियां साहब पाकिस्तान से बाहर लंदन में जा रहे हैं, वो अपना इलाज करवाएंगे बरतानवी डॉक्टरों के मुताबिक। जब वो सेहतमंद होंगे तो उसके बाद वापस आएंगे। अब चलते हैं, 1 साल के करीब तकरीबन मियां साहब यहाँ लंदन में आ चुके हैं। उन्होंने टेस्ट भी करवाया, मुख्तलिफ अस्पतालों में गए, लेकिन अभी तक किसी डॉक्टर ने उनको लिख के नहीं दिया कि वो आप सफर के काबिल हैं, आप वापस जाएं। पाकिस्तान बुलाना चाहता है, लंदन से वो ले जाना चाहते हैं। अब ये बहस चल रही है पाकिस्तान में सियासी तौर पे, इसको देखा जाए कुछ पॉइंट स्कोरिंग भी हो सकती है। इसके बारे में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं इकबाल साहब कि नवाज शरीफ का इलाज लगता है हुकूमत ने अपने हाथ जो है काट लिए हैं। 50 रुपए वाले अस्टाम पे लंदन रवानगी, क्या किसी ने अस्टाम की तहरीर पढ़ी? ये है हमारा सवाल। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, जिसके मुताबिक लिखा गया था कि अगर नवाज शरीफ को लंदन के डॉक्टर ने सेहत याबी का सर्टिफिकेट दिया तो वो ट्रेवल कर सकेंगे। अब हुकूमत जो है उन्हें किस तरह लेके जाएगी? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपको, आपके सुनने वाले लाखों पाकिस्तानियों को, हमारे मुसलमान बहन भाइयों को जो जहां कहीं भी दुनिया में हैं, और मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से दुआ गो हूं कि जहां भी हो आप, दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, किसी कोने में भी हो, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ो मान में रखे और आप सब तंदुरुस्त रहे। बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन जो आजकल हुकूमती हलकों में डिस्कस किया जा रहा है, और ये एक 50 रुपए वाला जो फॉर्म सर आपने दिखाया है, ये तो एक अदालती कार्रवाई के अंदर ये जो वो सिलसिला जब अंग्रेजों ने बरे सगीर पे कब्जा किया था, और उस वक्त से ही वही फसूदा कवानीन चले आ रहे हैं, और वही एक स्टाम्प पेपर्स, और ये वही सारी चीजें, क्योंकि बदकिस्मती से माजी में हुकूमतें सिर्फ हुकूमत करने तक इंटरेस्टेड होती थी, डे टू डे बेसिस के ऊपर कोई कवानीन खास चेंज नहीं किए, और जो कुछ हुआ वो सारा गरीब आवाम ऑफ पाकिस्तान के सामने है। मैं उस चीज के ऊपर इतना ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। इशू क्या है? इशू इस वक्त ये है कि इस फॉर्म के ऊपर आजकल शाम में वो लिफाफा सहाफी बैठ जाते हैं और अपनी राय देनी शुरू कर जाते हैं, लीगल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, महफिलें सज जाती हैं शाम में, कुछ दानिश्वर अंकल भी बैठते हैं और वो भी तजिया देते हैं। यानी पूरी कौम को एक हजार की सी कैफियत पैदा की हुई है। और आपको ये सुनकर दुख होगा कि जहां पे अदालतें छुट्टी वाले दिन लगे, जज साहब खुद फैसले लिखें या फैसले लिखवा कर उनकी तायीद करें, जिंदगी की जुबान पे मांग कर, यानी दुनिया की तारीख का ऐसा वाकया जिसके ऊपर यानी पूरी मगरबी मीडिया ने ऐसे ऐसे अल्फाज से हमारी अदालतों को पुकारा कि मेरी जुबान मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देती। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज का दुख होता है कि कोई गैरत, कोई शर्म, कोई मुहिब्बुल वतनी, यार कुछ तो हो इंसान के अंदर। आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क का खाते हैं, जिस मुल्क की आप पहचान है, जिस मुल्क की वजह से आपकी एक आईडी है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, या मैं उसकी हुकूमत में रहा हूँ, या मेरा कोई काम या मेरा कोई लिंक इस किस्म का रहा है कि मैं उस हुकूमत के सपोर्टर रहा हूँ या उनको हेल्प करता रहा हूँ, तो यार इंसान अपनी ज़मीर की भी आवाज सुनता है कभी ना कभी। तो यानी बगैरती कह ले, बेहिस्सी कह ले, कौन सा अच्छा नाम मैं दूं कि यार इन लोगों को एक मिनट के लिए भी लगता है कि मुल्क से मोहब्बत नहीं रही।
और यार वो एक जानवर की मिसाल दी जाती है जिसके बारे में कुछ नहीं कहते, कि नाम नहीं लेना चाहता, कि वो भी वफादार होता है। यार हम लोग किस तरफ चल पड़े हैं, ये तरीकाकार बिल्कुल गलत हुआ जो कुछ हुआ। मगर हो क्या रहा है, होता यह है कि जब एक हुकूमत बनती है, और ऐसी हुकूमत जैसे वजीर आजम इमरान खान की बनी है कि इस हुकूमत में उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं। मजे की बात ये देखें कि अगर ये इतनी अवाम की पजीराई की वजह से जो हुकूमत बनी, मेरी नजर में ये अभी तक पहली हुकूमत है जो अवाम की ताकत से आई, जिसमें मगरबी ताकतों का रोल नहीं था, वो बेबस नजर आई इसके अंदर। अब ये हुकूमत तो बन गई, मगर इस हुकूमत को अगर यानी पाकिस्तान के जो बाकी 3 पिलर है साथ सपोर्ट ना करें, तो ये जो सियासी मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ये जो सियासी माफिया बैठा हुआ है, इनके लिए तो ये 8-10 वोटों की मेजॉरिटी खत्म करना 8 सेकंड का काम है। माजी में छांगा मांगा, वो पिजारों वाली सारी बातें, बंदर बांट करना, ये मसला ही कोई नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट इन सियासी मगरमच्छों के आगे वो दायरे खड़े हैं जिनके पास सबकी फाइलें पड़ी है। वो कुछ करने से पहले उनको पता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। यानी करप्शन की वो अजीम दास्तानें हैं कि जो सी फाइल खुलती है उसी के अंदर से करप्शन निकलती है। और फिर मजे की बात देखें कि किस तरह आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाती है, किस तरह लफाफा सहाफी दलाइल के साथ बात करते हैं कि जी ये देखिए, ये अब ये मुल्क में, ये जब पहले मुल्क से उनको किसी को भेजना होता है, तमाम लफाफा सहाफी इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब उसको मुल्क में वापस लाना होता है, फिर तमाम इकट्ठे हो जाते हैं। यानी मजे की बात है, दुनिया की तारीख में ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं कि जहाँ टीवी एंकर कहता है जी मैं गारंटी देता हूँ ये वापस आएंगे, मैं शोर डालूंगा अगर ये वापस नहीं आएंगे तो। और फिर ऐसी ऐसी रिपोर्टें, यानी कभी हमारे एंकर्स डॉक्टर बन जाते हैं, कभी हमारे एंकर्स वकला बन जाते हैं, कभी एंकर जो है वो खुद वजीर आजम बन जाते हैं, कभी खुद ही वो अपोजिशन में चले जाते हैं, कभी वो गैर मुल्की बन जाते हैं। यानी कोरोना के ऊपर भी पाकिस्तानी टीवी की जब शुरू कोरोना दुनिया में स्टार्ट हुआ, तो कई एंकर्स ने टीवी पे शोर डाल दिया कि पाकिस्तान में आ गया, हालांकि उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था। फिर फिरका बरादियत को हवा देने की कोशिश की गई। अब ये देखें कि 50 रुपए के ख्वाब पे ये सियासत हो रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने ये इसके ऊपर गारंटी दी कि जी मैं शख्सी जमानत देता हूँ, मैं जमानत देता हूँ कि मेरा भाई वहां से ठीक होगा, लंदन का डॉक्टर लिख देगा कि भाई ये फिट टू ट्रेवल है तो चले जाएंगे। भाई अल्लाह का शुक्र है कि वो लंदन का डॉक्टर लिखा हुआ था, वरना इनके पास तो डॉक्टर घर के अंदर मौजूद है। इन्होंने भाई जितनी बीमारियां, जितनी इलनेस इन्होंने पाकिस्तानी डॉक्टरों से लिखवाई है, ये भी एक रिकॉर्ड है कि एक आदमी इतने हार्ट अटैक, इतना कुछ करने के बावजूद सुस्ती में फिर रहा है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो लंदन की सड़कों पे चहलकदमी फरमाते हैं तो किसी को देख के ये अंदाजा नहीं होता, मगर जैसे ही नैब की बात आती है तो सबको पता चलता है कि जैसे आजकल प्रोग्राम्स में कहा जा रहा है, और हमने भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि आजकल मियां साहब के इर्द गिर्द बीमारियां घूम रही हैं, वो मौजू टाइम ढूंढ रही है, और मियां साहब आजकल लंदन की सड़कों में घूम कर मौजूद तरीन अस्पताल ढूंढ रहे हैं, ताकि अस्पताल भी ऐसा हो जिसमें जो कुछ हो उसकी कार्रवाई किसी को पता ना चल सके। ये वो बदकिस्मत सिस्टम है कि जो पिछली हुकूमतों ने अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, करप्शन की दास्तानों को खत्म करने के लिए और गरीब आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए सारा कुछ किया। मैं तो यही फील करता हूँ कि नैब के कानून पढ़ो तो यूं लगता है जैसे एक कानून दूसरे शिक के बिल्कुल मुतनाद है। सर ये इस तरह ज्यादा देर नहीं चलेगा। अब हुकूमती हलकों का सुन लें, यानी हुकूमती हलकों के अंदर भी एक छोटा सा टोला माफिया का मौजूद है। यानी ये देखें कि कितने ऑर्गेनाइज्ड है ये सारे लोग। अभी FTF के ऊपर हमने खबर दी लंदन तहलका में, सबसे पहले हमने, अभी वोटिंग नहीं हुई थी तो हमने अपने प्रोग्राम में कह दिया कि इसमें कामयाबी नहीं होगी। क्यों? कि लास्ट मिनट में अपोजिशन ने कैसी तजवीज रख दी, फिर उसको एक शोशा बनाया गया कि फलाना बंदा माफी मांगे और हम नहीं। सर ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि मैं आपको नूर लीग के इजलास के अंदर की स्टोरी सुना रहा हूँ आज। और ये मैं स्टोरी आज मैंने इसलिए इस वक्त का इंतखाब किया है कि उस वाकये को हुए हुए तकरीबन 3-4 महीने हो गए, और मेरे सोर्स ने जो हमें बताया
अब मेरे हंस हंस के मेरा बुरा हाल, और मैं आपके नाज़रीन से वो शेयर करना चाहता हूँ। जी लाहौर पंजाब के अंदर नून लीग के एक बड़े घर के अंदर बड़े सबसे बड़े ओहदेदार के घर में मीटिंग हो रही थी। जी मीटिंग के दौरान एक बड़े मोअज़्ज़ज़ नून लीगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के बाहर गए। उन्होंने बैतुल खुला तक जाना था। जाते हुए वो अपना फोन टेबल पे छोड़ गए। उस फोन के ऊपर रिंग आती है, किंग खान फ्रॉम इस्लामाबाद कॉलिंग। किंग यानी खान इस्लामाबाद। वो इतनी रिंगटोन आती है, जो साथ बैठे हुए मेंबर थे उन्होंने देखा कि किंग खान की कॉल आ रही है। उन्होंने खामोशी इख्तियार रखी। वो वाइब्रेशन पे फोन था, उन्होंने देख लिया। उसके बाद वो उन्होंने अपने साथ वाले साथी को बताया, उसने अपने साथ वाले को बताया। देन 4 मिनट 5 मिनट मियाँ साहब के कान में भी जाके हल्की सी आवाज दी गई कि सर हमारे टीम के अंदर तो खान साहब का नुमाइंदा बैठा हुआ है। वो बेचारा साथी जो जो मुहिब्बुल वतन सॉरी मुहिब्बे नून था जिसके दिल में, उसका जुर्म यह था कि सिर्फ वो बैतुल खुला तक गया था। वो वापस आया तो सारों उनके ने बाद सस्पिशियस नजर से उसको देखा, जी और उस देखने के बाद उनसे पूछा कि आप खैरियत से हैं? उसने कहा बिल्कुल। उसके बाद मियाँ साहब ने कहा यार मेरी तो कोरोना का यानी हालात इस किस्म के चल रहे हैं, मेरी कोई तबीयत नहीं ठीक, आप खाना शाना खाएं, मेरी कोई तबीयत नहीं ठीक, मुझे इजाजत दें। मियाँ साहब रुखसत हो गए। उसके बाद कुछ और अरकान भी उठ के चले गए। जो उनके करीबी तरीन थे, जो उनके साथ बैठे हुए थे, जो उनके दोस्त थे, उन्होंने आहिस्ता से उनको कान में कहा सर जी बड़ी पहुंच है थोड़ी, खान साहब ये कल आ रही है। वो बेचारा परेशान कहता है यार ये वो खान नहीं है, ये तो एंकर खान की कॉल थी यार। अच्छा यानी सर हालत देखें इस वक्त कंफ्यूजन का और एक पैनिक माहौल का। अब मैं आपको एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं सर, जो इससे पहले अभी तक किसी चैनल के पास नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह लंदन तहलका का ये रिकॉर्ड है कि हमने पिछली दफा सेनेट की वोटिंग से पहले बताया और वही हुआ। फिर हमने बताया कि नून लीग के पीटीआई के अंदर एक ग्रुप है जो नून लीग के ऊपर अब काम कर रहा था और खासे अरसे से काम कर रहा था। उसने वजीर आजम को ब्रीफ किया, वो भी लेस देन 12 आवर्स वजीर आजम हाउस से या हुकूमती हलकों से तस्दीक आ गई कि अब हुकूमत ये प्लान कर रही है कि वो अब मरियम पर और बाकी लोगों पर जो उन्होंने नैब पे किया, नैब के ऊपर पथराव किया, उसके ऊपर वो अब कार्रवाई करने जा रहे हैं और केसेस भी खुल रहे हैं। फिर हमने जब शहबाज शरीफ अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, जब वो नैब के ऑफिस में जाना था, हमने सबसे पहले खबर दी थी कि आज शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार नहीं होंगे। अब हमें एक और आपको खबर देने, और कल हमारे एक प्यारे कॉलर ने हमें बताया था कि जी फोरेंसिक जो है वो टेस्ट इस्लामाबाद यानी लंदन एम्बेसी में मियाँ साहब के हो गए हैं। ये वो भी खबर बिल्कुल सही थी, हमारे कॉलर की भी और हमारे पास भी वो खबर थी। मगर आज जो भी हम एक और खबर डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े घर के, पंजाब के एक बड़े घर के बड़े ओहदेदार जिनका नाम गारंटीज में शामिल था, वो मोहतरम अब लंदन आ रहे हैं। गुड, ये ब्रेकिंग न्यूज सर आपने ये खबर मैं जो आपको दे रहा हूं, ये मुहर्रम के 10वीं के बाद और सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर अंदर वो साहब वापस लंदन होंगे। ठीक है। तो और क्या वो नवाज शरीफ के साथ जाना चाहेंगे या लेने आ रहे हैं या क्या, या अपना सर इलाज देखिए, बदलती सियासी सूरत हाल, मैं उस आपको पर सिंपल ये बता दूं कि अभी मुझे इशारों किनारों तक बात करने की इजाजत दी गई है। मैंने इतना बड़ा क्लू दे दिया है कि कौन आ रहा है। जी और इस वक्त आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम कहां कहां पाकिस्तान में देखा जा रहा है, जिन हलकों में हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है। मैंने इसीलिए इंतहाई मोतबाना तरीके से और इंतहाई इशारों किनारों में बात करती कि ये प्लानिंग अब हो रही है, जी जी ठीक है जबकि इसकी जगह कैंडिडेट मोहतरमा थी। जी। इसका मतलब है कि जिनकी आने की कोशिश, जिनके बारे में शेख साहब ने भी फरमाया था कि जी 10 दफा के करीब मरियम बीबी ने एनआरओ मांगा है, फिर वो टेप भी निकली थी।
असल कैंडिडेट तो वो थी, मगर देखिए कुरा किसका निकल रहा है और इसके पीछे क्या सारी बात है। अब अचानक आपको खबर आएगी टीवी के ऊपर कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कुछ पैसे आ गए हैं। फिर ये खबर आएगी कि बेनामी अकाउंटों की बहुत बड़ी रिकवरी हुई है। अच्छा, ये सारी बातें मैं सिर्फ इशारों के दौरों में इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये आगे बात तकमील पर पहुंचेगी तो हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि मैंने आपको पहले बताई थी ये बात। जी ठीक है। इसी तरह हमने पहले भी हम इशारों के दौरों में बताई थी। जब अभी नैब पे हमला नहीं हुआ था तो हमने इशारों के दौरों में बताया था कि मरियम अग्रेसिव खेलने जा रही है और इसका नतीजा इनको अदा करना पड़ेगा। अब वही बात हो रही है। अब मुझे एक और बात का पता चला कि जब वो नैब वाला वाकया हुआ उसके अंदर मुस्लिम लीग नून का दूसरा ग्रुप भी बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व था। उन्होंने एक तरीके से फैसिलिटेट किया मरियम ग्रुप को कि भाई आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं जी। यानी उनको फैसिलिटेट किया, खुद शमूलियत नहीं की। उसका फायदा अब ये हो रहा है उस ग्रुप को कि मरियम तो साइडलाइन हो गई क्योंकि उनका नाम तो कुरे में नहीं आया, तो जिनका नाम अब कुरे में आ रहा है वो उन ने भरपूर फायदा उठाया। वो कहते हैं ना, एक चुप और 100 सुख जी। अभी आज आपने पंजाबी से बात की, मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा पंजाबी बीच में ले आऊं कि शहबाज शरीफ साहब जो इतने अरसे से चुप थे और एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो भी इसके ऊपर की कि जी हमें नैब तंग कर रहा है, वो तो सिर्फ इस बात पे की कि मरियम ने लंदन में शोर डाला हुआ था कि भाई शहबाज शरीफ तो कुछ करते नहीं है और मुझे अब्बू जान आप मुझे कुछ करने नहीं देते, मुझे क्यों नहीं क़यादत देते। भाई बात तो मरियम की बिल्कुल सही है, मगर क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की एक अहलिया भी है जिनके ऊपर वाले हलकों में बड़ा तल्लुकात है और कुछ और चैनल्स भी इस्तेमाल में आए। शहबाज शरीफ ने कुछ वादे किए थे, उन वादों की वजह से कुछ पेमेंटें भी आगे पीछे हिली। इसके नतीजे में मगर अभी क्योंकि ये सारा कुछ पाइपलाइन में है और इसके ऊपर अभी बातचीत तकरीबन फाइनल हो चुकी है और अब ये देखे बदकिस्मती देखे, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब एपीसी की मीटिंग के लिए फजलुर रहमान के पास जाते हैं और पार्लियामेंट में माफिया मांगते हैं। फजलुर रहमान साहब के इंतहाई करीबी साथी ने आज कहा है कि ना हमें पीपल्स पार्टी पे अब यकीन है और ना नून लीग पे, हम अपना स्टेज खुद सजाएंगे, हमें इनको टेक ओवर नहीं करने देना और हम अपने मुतालबात खुद रखेंगे। अब वो हर गुजरते दिन के साथ उनको एहसास हो रहा है कि वो किस दलदल में फंसते जा रहे हैं। और फजलुर रहमान साहब के बारे में भी एक खबर देता जाऊं कि उनके बहुत सारे सपोर्टरों ने पीछे जब वहां दरख्त लगे और जो पेशावर में नया रेल सिस्टम बना उनकी तोड़ फोड़ में अब बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं चलेगा। मुहर्रम 10 मुहर्रम तक अब और हुकूमत क्या सोच रही है इस वक्त? हुकूमत सोच रही है कि जो कोरोना है उसकी रिपोर्ट आनी है पाकिस्तान के अंदर कि कोरोना की क्या सूरत हाल है। हुकूमत अब खुद फ्रंट फुट पे आना चाह रही है और मैं जो खबर दे रहा हूँ बिल्कुल तस्दीक से दे रहा हूँ। आने वाले दिनों में 10 मुहर्रम के बाद आपको यूं महसूस होगा कि पूरी हुकूमत एक्टिव हो गई है जी। इनके एमएनए एमपीएस एक्टिव हो गए हैं, इनको फंड दिए जा रहे हैं। अब ये फंड भरपूर इस्तेमाल करेंगे। कराची में पानी का मसला वज़ीर-ए-आज़म हाउस से डायरेक्ट कंट्रोल होगा और वहां पे उनको साफ किया जाएगा। आपको यूं लगेगा कि पूरी की पूरी पीटीआई या पूरी की पूरी हुकूमत एक्टिव हो गई है और उसी के अंदर फजलुर रहमान साहब और इनके करप्शन की कार्रवाइयों के अलावा इनके क्योंकि बाकी और तो कोई काम है नहीं। और एफटीएफ और एक तरफ तो हुकूमत थोड़ी कमजोर थी और वो उनको भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मुश्किलात ही इतनी है। मगर मुझे हंसी आती है कि अपोजिशन तो हुकूमत से भी 10 हाथ आगे है, उनको अपने किए हुए फैसलों का यकीन नहीं होता। यानी एहसन इकबाल साहब के स्टेटमेंट सुन लें, शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट सुन लें, कोई सर पैर नहीं है, उनको कोई समझ नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा तो मोहतरम जो जरदारी साहब है वो है कि वो बोलते ही नहीं। भाई उनके पास बिलावल है और बिलावल के बारे में सारे जानते हैं कि भाई उनकी किसी बात की कोई अहमियत नहीं, वो एक फोटोजेनिक है।
एक फोटो पीस आ जाता है, उसने किया, कभी पानी आता है, ज्यादा पानी वाली बात में फिर वो जो उनका डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ है। अब इस किस्म के मैच्योर आदमी जिसको इतनी दफा लॉन्च किया हो, इतनी बड़ी पार्टी जो पीपल्स पार्टी जो रह चुकी हो, उसकी सरबराही अगर इस किस्म के यानी लीडर के हाथ में होगी तो उनके अपने सपोर्टर उनसे क्या तवक्को करेंगे। और ऊपर से उनकी डिलीवरी काम के लिहाज से बिल्कुल जीरो है। पीपल्स पार्टी पहले मुल्क से गई, पंजाब से जो होते 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 अब फाइनली सिर्फ लाडकाना में रह गई है। तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रिप लूज होती जा रही है। अब इस तरह तो ये नहीं होता। अब जो है क्योंकि फातिमा भुट्टो खासी एक्टिव हो रही है लंदन में बैठी हुई और अपने वो खासी एक्टिवेशन में है। अब इसी 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 दौरान आप अचानक देखेंगे कि किसी ना किसी पीपल्स पार्टी के बंदे का इस्तीफा आएगा और वहां आपको पता चलेगा कि फातिमा भुट्टो इलेक्शन लड़ रही है और खामोशी से पीटीआई भी वो बाद में कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। अगर करेगी तो एक पेपर कैंडिडेट खड़ा करेगी। क्यों? पीपल्स पार्टी को अब डिवाइड करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और इसमें पीपल्स पार्टी जब देखें, ये वो इश्यू होता है अपना शाह साहब, आप माशाल्लाह 40 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपका तज्जिया है, जब भी लीडरशिप किसी पार्टी के अंदर खुल के सामने नहीं आती या लोगों को एक लीडरशिप डायरेक्शन नजर नहीं आती, चाहे वो इंसान कैसा ही क्यों ना हो। याद करें जब 2013 में इमरान खान खड़े हुए थे, खड़े तो वो 20 साल से थे, मगर जब वो सही तरह दूसरे सहारों के साथ खड़े हुए, वो ऑर्गेनाइज्ड हुए, तो लोगों पीटीआई के सपोर्टरों में एक चीज शामिल है कि उन्हें पता है कि इमरान खान किसी जो बात करते हैं वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और धांधली का सारा जो इश्यू था 4 हल्कों से शुरू हुआ और वजीर आजम की नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के साथ खत्म हुआ और उसके बाद थोड़ी सी सीटों वाली जमात ने वजारत की कुर्सी संभाल ली। ये इस वक्त नून लीग में लीडरशिप का फुकदान, पीपल्स पार्टी में लीडरशिप का फुकदान, यार इतनी बड़ी पार्टियां हो के वो एक ऐसी पार्टी के पास तल्ले मिन्नतें करने जा रहे हैं कि तुम सड़कों पे निकलो जिसके पास सिर्फ मजहबी आदमी है, यानी उनके पास तो उनके पास मजहब कार्ड ज्यादा है, मगर ये अब ज्यादा देर नहीं चलेगा इनके लिए भी। ये इस तरह इनकी हुकूमत को, इन्हीं इमरान खान की हुकूमत को बचाने में जितना अच्छा अपोजिशन रोल अदा कर रही है, उतना तो खुद उनकी टीम के कई बंदे नहीं कर रहे जी। और इसमें अब और एक बात देखें कि जब हम खबर देते हैं, हमारे चाहने वाले आपसे सवालात पूछते हैं, हम उनको साथ रेफरेंस में बताते हैं कि पीछे क्या हुआ। जैसे अभी हमने कहा कि जो डील हो रही है, अचानक स्टेट बैंक में पैसे आएंगे, बेनामी अकाउंटों की से पैसे आएंगे, नैब में अचानक पैसे आएंगे, और जिन लोगों ने शख्सी जमानत दी थी उनको किसी बीमारी के एवज भेजा जा सकता है, या वो अपने भाई को लेने जा सकते हैं, या वो अपने किसी और चाहने वालों की खैरियत पता करने के लिए दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। क्यों? ये देखे जो हुकूमत में होता है उसके बाद बहुत लिवरेज होती है। ये अब मैंने आपको याद है पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वजीर आजम इमरान खान को हल्का ना ले, 20 सालों में जो जो सियासत के दाव पेज आपने उनको सिखा दिए वो उनके दिल पे लिखे हुए हैं। ये वो रास्ते थे, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में मेंशन किया था कि जब पंजाब में आप उनका पोस्टर नहीं लगने देते थे, अभी वजीर आजम इमरान खान उस लेवल पे नहीं आए, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनकी टीम के अंदर जो सपोर्टर है और उनका जो सपोर्टर जो हुकूमत में नहीं है मगर पूरी दुनिया में बैठा हुआ है, वो अब उनको मजबूर कर रहे हैं। देखें आज के दौर में पिछले 6 माह के अंदर आप ये देखें कि टीवी एंकर्स यूट्यूबर्स बन गए हैं। लोगों ने टीवी चैनल्स के ऊपर इन एंकर्स को सुनना छोड़ दिया है, उनकी रेटिंग गिरना शुरू हो गई है। वजीर आजम की टीम ने, और एक सदीक जान है पाकिस्तान में यूट्यूबर जिन्होंने उनके ऊपर बहुत काम किया, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, और इंशाल्लाह मैं उनसे भी ऑनलाइन किसी दिन हम इसी तरह प्रोग्राम करेंगे। इन जैसे बंदों ने वजीर आजम के साथ मीटिंग की और कन्विंस किया कि सर इतने पैसे मुल्क में आएंगे, इतना दर मुबादला आएगा और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ वॉइस होगी। वजीर आजम क्योंकि नौजवानों के दिलों की धड़कन है, उन्होंने कहा ठीक है लब्बैक, हुकूमत हाजिर है, बताओ क्या करना है। उसके बाद यूट्यूब ने भी उनको आके फंडिंग कर दी। तो अब आजकल आप देखें कि 6 माह के अंदर
हर दूसरा एंकर जो टीवी पे पहले बैठा करता था और अपना प्रोग्राम करता था, और एक लिहाज से एक वक्त में बड़े बड़े मीडिया हाउस जो थे वो वक्त की हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा करते थे, अब उन एंकर्स की अहमियत ही खत्म हो गई है तकरीबन। और हर गुजरते दिन के साथ हम प्रोग्राम यहाँ क्लोज करते हैं क्योंकि हमारा टाइम जो है वो तकरीबन खत्म होने के करीब है। इंशाल्लाह आज ब्रेक लेते हैं, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी लेटेस्ट और न्यू न्यूज के हवाले से। इंशाल्लाह अपने तमाम मिलने जुलने वाले जितने हमें बहन भाई हमें देख रहे हैं उन सबको आज हम खुदा हाफिज कहते हैं। इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात। जी मुख्तसर चंद सेकंड में। बिल्कुल, मैं आखिर में सबको ये कहूंगा कि भाई अपना ख्याल रखें, तंदुरुस्त रहें, और बराए मेहरबानी सवालात पूछते वक्त अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। किसी भी सियासी पार्टी के बारे में गलत लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अब मैंने बहुत सख्त हदायत दी है अपनी इस टीम को कि किसी किस्म की फजूल लैंग्वेज हम अपने चैनल पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि हम किसी भी पार्टी को गलत नाम से ना पुकारें। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के साथ इंशाल्लाह आप लोगों का और हम सबका खुदा हाफिज।